बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। आज इसकी एक्सरसाइज की कंप्लीट डिस्कशन मैं आपसे करूंगा ताकि एक्सरसाइज के अंदर जो छोटी छोटी क्यूरीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो अजीज़ तलबा, मैं अपने आज के लेक्चर का आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से करूँगा। बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से बढ़ के ना हो जाए। तो अजीज़ तलबा, इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जो है वो दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते हैं ना, उन तमाम रिश्तों से ऊपर होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दुनिया के तमाम रिश्तों से आला है, अफजल है, सबसे बढ़ के है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर हर जगह पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी को देखना चाहिए। हमेशा वो काम करें जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी शामिल हो। ठीक है ना। माँ बाप, बहन भाई, जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन नबी की मोहब्बत से वो नीचे रहेंगे और नबी की मोहब्बत ज़िंदगी के हर लम्हे में इनके ऊपर गालिब रहेगी। यही चीज़ कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने कई जगह पे बयान फरमाया है। तीसरा पारा सूरह आल इमरान आयत नंबर 29 और 30 में अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर, आप ऐलान फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे नबी का कहना मानो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और एक जगह सूरह निसा में फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। मेरे महबूब पैगंबर, हमने आपसे पहले भी कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उस रसूल की अताअत की जाए। और एक और जगह पे फरमाया, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल का कहना माना उसने अल्लाह का कहना माना। तो अल्लाह की मोहब्बत इत्तबाए रसूल के अंदर मख्फी है। तो दो अल्लाह पाक हम सब को नबी पाक सल्लम की सुन्नत पे और आपका कामिल इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो डियर स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक। आज मैं आपसे ये फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे MCQs दी हुई हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये पहले क्वेश्चन है जी, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन विच इज ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताएं कि कौन सा जो है ना इक्विलिब्रियम के मुतालिक ठीक है, सही है, ट्रू है। तो इसमें ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यू एट द सेम रेट, आपने इसको सर्कल कर जी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज फील्ड इन अ फ्लास्क एंड टेम्परेचर इज केप्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है। तो विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर हाइड्रोजन, आयोडीन और HI तीनों मौजूद होंगे, लिहाजा इसमें भी ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जी। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर N2 + O2 2NO2। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आप नोट कर लें क्योंकि इसके अंदर एक मिस्टेक है। ये जो आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है ना, ये गलत दिया गया है, ये बैलेंस केमिकल नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी वक्त आप फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और उसके यूनिट्स प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ठीक करवा देता हूँ। ये रिएक्शन है N2 + O2 गिव्स टू 2NO2। अब आप खुद गौर से देखें कि रिएक्टेंट वाली साइड पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं जबकि यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन को देखें ना, तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में सिर्फ आपके पास ये 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड में आप देखें तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, यानी 2 × 2, तो टोटल 4 ऑक्सीजन आपके पास हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे, जबकि रिएक्टेंट वाली साइड पे आपके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है।
तो अब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको प्रोडक्ट वाली साइड पे, सॉरी रिएक्टेंट वाली साइड पे यहाँ पे एक 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप फाइंड आउट करें, ठीक है ना, तो वो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर यूनिट्स का पता चल जाए। जी, तो अब आप इसको ये नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे ये स्पेस है तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। अब आप इनके यूनिट्स पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, जबकि नीचे आपके पास बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर कट जाएंगे, पीछे आपके पास रह जाएगा 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको जब आप न्यूमरेटर के अंदर लेके आएंगे तो ये पर मोल डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है ना इसके अंदर, वो आपका करेक्ट ऑप्शन ये बनता है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। लिहाजा ये आप ठीक कर लें। ये 2020 में फेडरल बोर्ड का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उस पेपर के अंदर भी ये MCQ आया था और इसी तरह गलत आया था। तो इसको आप नोट कर लें। आपने इस ऑप्शन को करेक्ट करके पहले आप केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को करेक्ट करें और फिर बैलेंस करके लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर करेक्ट आप इसका जो Kc का यूनिट बनता है उसको आप आइडेंटिफाई करें, और जब वो आप कैलकुलेट करेंगे अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग तो वो आपके पास डेसीमीटर क्यूब पर मोल आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव एनी यूनिट्स फॉर Kc। तो आप बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें Kc के यूनिट्स नहीं है। तो वो आप देखें जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों आपके पास इक्वल होंगे ना, यानी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब के यूनिट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कट जाएंगे, वहाँ पे आपके पास इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। तो आप गौर से देखें तो ये आपको तीनों ऑप्शन जो गिवन है ना, ए की भी कोई यूनिट नहीं है, बी के भी कोई नहीं है, सी के भी कोई नहीं है। लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे वो ये डी वाला होगा कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे फोर्थ फिफ्थ देखें, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड इफ, ये नीचे आपको कंडीशंस गिवन है, ये 3 कंडीशंस हैं। आपने कंसंट्रेशन को भी चेंज नहीं करना, टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना, प्रेशर भी चेंज नहीं करना। तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला आएगा कि ऑल ऑफ द अबव ऑब्जर्व्ड ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉरवर्ड एंड रिएक्शन कि आप बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ वकूफ़ पज़ीर नहीं होती। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इन इक्विलिब्रियम की पोजीशन में प्रोसीड हो रहे होते हैं, उन दोनों में से स्टॉप कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं इरिवर्सिबल के अंदर, ठीक है। आगे है फॉर विच रिएक्शन Kc हैव यूनिट फॉर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो ये आपको 4 केमिकल रिएक्शंस गिवन है, आप बताएं इनमें से किस के अंदर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का यूनिट आता है। तो इसमें फिर थर्ड वाला ऑप्शन है आपके पास सी वाला, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है इट डजंट, इट हैव द यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। आगे आपके पास है इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज नेवर एस्टैब्लिश्ड। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो आगे ऑप्शन नंबर 9 देखें, एक्टिव मैथ मींस, एक्टिव मैथ का डेफिनेशन आपको पता है, मोल मैथ ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें डी वाला ऑप्शन आएगा। आगे आपके पास है जी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, आपके पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc आपको गिवन है, वो कहता है विच सब्सटेंस इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आप बताएं कि ए बी सी में से इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा है। तो डेफिनेटली आपको पता है जब हम Kc लिखते हैं तो उसमें प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, जबकि रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। लिहाजा यहाँ पे ये सी जो है ना, ये आपका प्रोडक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
जी स्टूडेंट्स, तो आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ये हमने सारे डिस्कस की हुई है मैंने आपके साथ, तो इनको ब्रीफली थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ये रिएक्शन इस तरह पेपर में आ जाए तो इसके अंदर बेसिकली आपने फॉरवर्ड मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम लिखनी है। यानी अगर आपसे वो पेपर में कहता है कि डिस्क्राइब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, या अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रीफली डिस्क्राइब और डिफरेंशिएट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो दोनों का एक ही मतलब है, दोनों क्वेश्चन का आपने एक ही आंसर लिखना है। लिहाजा आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन मेंशन की हुई हैं। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन आपको पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना ये हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन में स्टार्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फिर ग्रेजुअली स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन के अंदर स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन फ्लो होता है और ग्रेजुअली फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने सिंपली केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है, ये 1 नंबर की आपसे पूछी जा सकती है। आपने लिखना है कि द रेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट कंडीशन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे लॉ ऑफ मैस एक्शन की उसने कहा स्टेट लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो इस तरह आपने इसकी कंप्लीट डेरिवेशन भी है ना इस लॉ ऑफ मैस एक्शन की, वो पूरी डेरिवेशन आपने नहीं लिखनी, बल्कि जस्ट आपने उसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। तो इसमें एक तो आप इसके साइंटिस्ट के नेम लिखें जिन्होंने ये लॉ पेश किया था, CM गुल्डबर्ग एंड P वॉच। ठीक है जी, इन्होंने 1864 के अंदर लॉ ऑफ मैस एक्शन पेश किया था। और आगे आप इसकी स्टेटमेंट लिखें, वो स्टेटमेंट मैंने आपको शॉर्ट करके लिखवाई थी, आपको याद होगा कि द रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है जी, इसकी कंप्लीट डिस्कशन अपनी जगह पे हो चुकी है। आगे है स्टेट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, तीनों आप मेंशन कर देंगे। पहला तो ये है कि आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि टेम्परेचर को चेंज नहीं करना। थर्ड ये है कि प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज नहीं करना। ठीक है ना। आगे है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में 3 नंबर का आ जाता है। इसके ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एक तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर की मदद से ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसंट्रेशन आपको पता चल जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों जो है उनका कितना कंसंट्रेशन अवेलेबल है, ये आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर से पता चल जाता है। इसके अलावा आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है जी। इसके अलावा आपको एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का पता चल जाता है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया है। ठीक है जी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं जी। आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन है एक्सरसाइज में, ये है फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटिंग 3O2 gives to 2O3. For this reaction, write equilibrium constant expression, determine the units and forward and reverse reaction. ये आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। आपने इसका Kc फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड करने हैं और आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लिखना है जी। आपको ये रिएक्शन गिवन है, सबसे पहले आपने इसका Kc फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, इसको हम पीछे बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। Kc फाइंड करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट्स को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में आप मेंशन करेंगे, और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे। अब आपने इनके यूनिट फाइंड करने हैं। तो Kc के यूनिट फाइंड करने के लिए याद रखिएगा, आपको पता है कि हर एक एक्सप्रेशन जो है उसका यूनिट आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आपके पास O3 का भी यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ओवर मोल
पर डेसीमीटर क्यूब पावर 3। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जैसे अगर आपके पास 2 पावर 3 मेंशन है, तो 2 पावर 3 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, या आपके पास अगर 2 स्क्वायर गिवन है तो उसको आप 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपको जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर गिवन है, तो इसको आप ओपन करके 2 टाइम्स लिख लें, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे 3 दफा इसको लिख लें क्योंकि पावर 3 है, इंटू मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी। अब आप इन सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये पावर कट गई, ये एक पावर आपके पास पीछे रह गई, तो ये केसी आपके पास बन जाएगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये पावर आप ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो मोल पावर -1 इंटू डेसीमीटर क्यूब पावर पॉजिटिव 3 बन जाएगी। इट इज मोर एप्रोप्रिएट कि पॉजिटिव पावर को आप पहले लिखें और नेगेटिव पावर को आप बाद में लिखें। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब पर मोल। नेक्स्ट आपने इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है। तो इस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो हमारे पास होगा 3O2 gives to 2O3, और रिवर्स रिएक्शन होगा 2O3 gives to 3O2 आगे आपके पास 4th क्वेश्चन है जिसमें अगेन आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन गिवन है। आपने इसको क्या करना है, इसके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखने हैं, केसी फाइंड करना है और उसके यूनिट्स फाइंड करने हैं जी। तो पहले आपने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लिखेंगे इसका फॉरवर्ड रिएक्शन आप लिखेंगे CO प्लस 3H2 gives to CH4 H2O, और रिवर्स रिएक्शन में आप लिखेंगे CH4 प्रोडक्ट्स को पहले लिख देंगे, इस रिएक्शन का उलट बना देंगे, ये रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा CO प्लस 3H2। अब आपने इस रिएक्शन का KC फाइंड करना है। तो KC फाइंड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, CH4। अगेन एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं फिर बताता चलूँ, पीछे भी मैंने आपको बार बार बताई है कि जब भी KC लिखते हैं तो ब्रैकेट्स के दरमियान में कभी भी प्लस का निशान आपने नहीं डालना। यहाँ पे डॉट होता है जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। CO इंटू H2 पावर 3। अब आपने इनके यूनिट फाइंड करने हैं। तो यूनिट फाइंड करने के लिए आप इनका यूनिट पुट करें, हर एक का मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वाटर का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और हाइड्रोजन का भी आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पे ये सारे सिमिलर टर्म्स वाले जो यूनिट्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास KC का जो यूनिट रह गया नो यूनिट, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए हैं तो जीरो नहीं लिखना बल्कि यहाँ पे आपने लिखना है नो यूनिट। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको अपने इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ सीखी थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन किस तरह फाइंड किया जाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के यूनिट किस तरह निकाले जाते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखेंगे। आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने इनमें से हर एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जी, तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है H2O वाटर, इट गिव्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज हाफ O2। तो आपने इसका केफी फाइंड करना है। इट्स वेरी सिंपल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप जब भी केफी फाइंड करेंगे तो जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे उनको आपने डिनोमिनेटर में लिखना है और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को हम लिखेंगे न्यूमिनेटर के अंदर और रिएक्टेंट्स को लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, और इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं जो कि इनके एक्टिव वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। बस इसमें आपने इतना मेंशन करना है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CO plus 2H2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर टू गिव मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब आपने इसका केफी फाइंड करना है। वेरी सिंपल, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को आप लिखेंगे, एक्टिव मैस को लिखेंगे न्यूमिनेटर में। इसके लिए ना आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और रिएक्टेंट्स को आप लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो है इसको आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद आपके पास थर्ड केमिकल रिएक्शन है COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड, इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड and Cl2. You have to find Kc. Very simple. Write products in the numerator in square brackets and reactants in the denominator. आपके पास लास्ट केमिकल रिएक्शन है 4HCl प्लस O2। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड करते हुए यू हैव टू मेंशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने मुतवाज़न बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर इक्वेशन की बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर आपका केसी की वैल्यू गलत हो जाएगी। प्रॉपर केसी आप नहीं लिख सकते विदाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। Cl2 और ये वाला जो 2 है ये उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, अगेन H2O और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये आप पावर की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, HCl के 4 मोल्स हैं आपके पास, तो इसको भी आप क्या करेंगे पावर की फॉर्म में, ये 4 HCl की पावर बन जाए। ठीक है, जी, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कहा है कि डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के यूनिट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि इनके यूनिट्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। जी, तो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड, इट गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने Kc पहले फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो इसका आप Kc लिखें,
ये आपके पास बनेगा CO इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई COCl2। अब इनमें से हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो यूनिट है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। लिहाजा अब आपने क्या करना है, इनमें से हर एक का यूनिट पुट कर देना है। कार्बन मोनोऑक्साइड का यूनिट भी आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और क्लोरीन का भी यही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कार्बोनाइल क्लोराइड का भी आपके पास यही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब एक जैसी सिमिलर पावर जो है ना वो कट हो जाएंगी। एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कट हो गया, पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपके पास सेकेंड केमिकल रिएक्शन है H2 plus I2, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। These reactants combine together to give हाइड्रोजन आयोडाइड। आप इसका पहले Kc फाइंड करें। पावर 2 ओवर H2 इंटू I2। अब आप इनमें से हर एक की यूनिट पुट कर दें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर ओवर हाइड्रोजन का भी आपके पास क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन का भी आपके पास होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब देखें कि ये जो आपके पास पावर लिखी हुई है ना, ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, इसको आपने ओपन अप करके लिखना है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह समझ लें कि अगर आपके पास 2 स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 स्क्वायर को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह आपके पास यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं, 2 दफा लिख सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल आप देखें सिमिलर टर्म्स जो है ना वो कट हो जाएंगे। एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया और एक इसके साथ कैंसिल हो गया और इसका जो आपके पास यूनिट निकला है वो नो यूनिट है। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो फिर आपने आंसर नो यूनिट लिखना है। क्या लिखना है? नो यूनिट। उसका आंसर आपने 0 नहीं लिखना। जब सारे सिमिलर टर्म्स कट ऑफ हो गए तो फिर आप नो यूनिट लिखेंगे। थर्ड आपके पास केमिकल रिएक्शन है 2H2 हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। सबसे पहले आप इसका Kc लिखेंगे, H2O पावर 2 इंटू हाइड्रोजन पावर 2 इंटू O2। अब आप क्या करेंगे, Kc के जो यूनिट्स है वो पुट करें। हर एक का यूनिट आपको पता है क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। H2 का यूनिट भी हमारे पास यही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर और ऑक्सीजन का भी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये आपस में कट हो जाएंगे। ये कट हो गए तो अब आपके पास पीछे क्या रह गया, Kc अब आपके पास रह गया 1, Kc आपके पास रह गया 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप इसके ऊपर सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करें। इस मोल की पावर जो है ना, इस मोल की पावर नीचे आपके पास +1 है, कुछ ना हो तो +1 होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो जब
आप इन दोनों वैल्यूज को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, यानी नीचे से आप इन दोनों वैल्यूज को ऊपर लेके आएंगे तो इनके साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सॉरी, इनकी जो पावर्स है ना, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो रेसिप्रोकल बन जाएंगे। यानी ये आपके पास बन जाएगा मोल पावर -1 इंटू डेसीमीटर पावर +3। ठीक है, तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि जब भी आप केसी के यूनिट मेंशन करें तो उसमें जो पॉजिटिव यूनिट है उसको आप पहले मेंशन करें और नेगेटिव को आप बाद में मेंशन करें। अगर आप इस तरह भी नेगेटिव पहले लिखाएं, पॉजिटिव को बाद में लिखाएं, फिर भी नो प्रॉब्लम, पेपर में आपके नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन इट्स मोर रीजनेबल कि आप क्या करें, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखें और नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिखें। आपके पास लास्ट केमिकल रिएक्शन है इस टॉपिक का, N2, that is nitrogen. It reacts with oxygen, 2 moles of oxygen to give nitric oxide. Again आप इसका पहले आप Kc फाइंड करें। Kc आपके पास क्या आ जाएगा, NO पावर 2 ओवर N2 इंटू O2 स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, इनके यूनिट पुट कर दें। NO का हर एक का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बन गया। नीचे आपके पास आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब और O2 का भी आपके पास आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। अब अगेन यहां पे देखें तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये दोनों सिमिलर वैल्यू कट हो जाएंगी। जब ये कट हो जाएंगी तो फिर पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, वेरी सिंपल, ये बिल्कुल ऊपर वाले के साथ मिलता जुलता है। तो Kc आपके पास रह जाएगा 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन वैल्यूज को आप ऊपर ले जाए तो ये आपके पास बन जाएगा मोल पावर -1 इंटू डेसीमीटर क्यूब पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब को आप पहले लिख दें और मोल को आप बाद में लिख दें। यहां पर आप एक और छोटा सा पॉइंट अपने ब्रेन में रखिएगा कि ये जो वैल्यू आपने लिखी है ना, डेसीमीटर क्यूब मोल पावर -1, ठीक है ना, इस वैल्यू को आप यूं भी लिख सकते हैं। मतलब एक लिखने का अल्टरनेट ऑप्शन है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये ओब्लिक आपको पता है फ्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, आप यूं लिखें। अगर इस वैल्यू को आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों सूरतों में इट्स ओके, ये बिल्कुल ठीक है। आज के टॉपिक में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखा है। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको अपने इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 8 का आपको बता दूं कि क्वेश्चन 8 को पहले देख लें। डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो ये अभी पीछे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि पेपर में क्वेश्चन अगर आ जाए कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंशिएट करें या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो दोनों का आपने सेम आंसर निकला है। यानी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इसमें भी आप फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों को कॉलम की फॉर्म में पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करेंगे। 3 पॉइंट आप फॉरवर्ड रिएक्शन के लिखेंगे और 3 पॉइंट आप रिवर्स रिएक्शन के लिखेंगे। आप क्वेश्चन 7 को देखें ना, इसमें उसने आपसे पूछा है कि स्टेट द वेव दैट इक्विलिब्रियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। आप वो तरीके बताएं जिनसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जो है ना वो मेंटेन किया जा सकता है, या इक्विलिब्रियम की शनाख्त आप कर जी। तो याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम जो है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नोन। अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के कंसंट्रेशन का पता हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों
सॉरी फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के कंसंट्रेशन जो है ना उनको आप रेगुलर इंटरवल पे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनको आप मेजर करें। ठीक है ना, उससे आपको इक्विलिब्रियम का पता चल जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंट फिजिकल मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेबॉरेटरी में काम करते हुए केमिकल मेथड्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे टाइट्रेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है या स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक यूज़ की जाती है। Bromine chloride decomposes to form chlorine and bromine. For this reaction, write chemical equation, Kc expression and units of Kc. यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोज होता है। जब वो डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास ब्रोमीन और क्लोरीन ये दो गैसेस बनती हैं, रिलीज होती हैं। एक तो आपने इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, फिर इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है और यूनिट्स ऑफ केसी फाइंड करने हैं। चलें तो हम इसको देख लेते हैं ये कैसे करना है जी। तो सबसे पहले आपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है। ब्रोमीन क्लोराइड है आपके पास, तो इसका फार्मूला होता है BrCl। ये जब डिकम्पोज होता है तो आपके पास ब्रोमीन बनता है Br2 + Cl2। अब आपने इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। चले, अब आपने फर्स्ट तो आपने ये काम करना था। सेकंड उसने कहा है कि आप इसका Kc फाइंड करें। ठीक है जी। तो Kc फाइंड करना बहुत आसान है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आपने प्रोडक्ट्स को लिखना है न्यूमरेटर में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और रिएक्टेंट्स जो हैं उनको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थर्ड थिंग जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो है आप यूनिट्स ऑफ Kc। तो Kc की यूनिट्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो उसके लिए आप इनमें से हर एक का यूनिट पुट कर दें। मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Br2 का भी यूनिट है, इसी तरह मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लोरीन का भी यूनिट है और ब्रोमीन क्लोराइड का भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब सिमिलर टर्म्स जो है ना वो कट हो जाएंगे, ये और ये हो गए कैंसिल। पीछे आपके पास जो इसका यूनिट रह गया वो हमारे पास है मोल पर डेसीमीटर। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास थिंक टैंक में क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, Kc एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन इज गिवन। यहाँ पे आपको एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का Kc गिवन है। आपने इससे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है और Kc के यूनिट्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। तो ये Kc आपको गिवन है, इससे वो कहता है कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाने हैं कि इसमें रिएक्टेंट कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है। तो वो वेरी सिंपल, आप इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमेशा न्यूमरेटर के अंदर हम प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट कौन सा है जी? ये N2O4, ये आपका रिएक्टेंट है। ठीक है जी। तो अब आप इनसे केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। पूरा केमिकल इक्वेशन या रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो वो आप इजीली लिख सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। रिएक्टेंट्स को आप पहले लिखेंगे, ये बनेगा N2O4 gives to 2NO2। ठीक है जी। अब आप इसका Kc फाइंड किया हुआ है, अब आपने इसके यूनिट्स निकालने हैं। ठीक है, तो यूनिट्स निकालने के लिए आप इनमें से हर एक की वैल्यू पुट कर दें। ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है जी। और N2O4 का यूनिट भी पुट करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपके पास न्यूमरेटर में जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ना, स्क्वायर है सॉरी, इसको आप ओपन अप करके लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय
मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं वो आपके कट हो जाएंगे, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जी आगे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स likely to be found when the reaction appears to be complete। ठीक है ना, वो आपको नीचे दो केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने इनकी जस्टिफिकेशन देनी है कि इनमें से कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है ना वो दोनों पाए जाते हैं, यानी इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है और किस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों केमिकल रिएक्शन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिएक्शन पर आप गौर करें और आप इस रिएक्शन को देखें जी, तो ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है। कार्बन और ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिएगा, एक पहले इसमें आपने दो तीन चीज़ें नोट करनी है और उनकी आपने जस्टिफिकेशन में मेंशन करनी है। पहली बात तो ये है कि ये आपने याद रखना है कि ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ये जो गिवन रिएक्शन आपके पास है ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है जी, कि इसमें आपके जो दो रिएक्टेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये इकट्ठे मिल के कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट जो आपने इसमें मेंशन करना है वो ये है कि इट इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है जी। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड नहीं करता, बल्कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों आपको बनते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि रिएक्टेंट्स जो है ना वो मिलकर प्रोडक्ट बना देंगे। अब इसकी जस्टिफिकेशन में आपने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट ऐड करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है जी। इसमें आप लिखें इन द गिवन रिएक्शन नंबर 1 carbon combines with oxygen to give carbon dioxide। Since this reaction takes place in only one direction, therefore it is a complete and irreversible reaction। पेपर में इसकी जस्टिफिकेशन आए तो जस्टिफिकेशन में आपने रिएक्शन लिखना है, उसमें ये दो पॉइंट मेंशन करें और जस्टिफिकेशन में आप इतना सा पॉइंट मेंशन कर दें तो इसमें आपको फुल क्रेडिट मिल जाएगा जी। तो ये आपके पास सेकंड रिएक्शन गिवन है जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड इट गिव्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ना ये डिकम्पोज होकर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस बना देता है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन से आपको अपेरेंटली तौर पे दो तीन चीज़ें पता चल रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये इट इज़ एन इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये आप मेंशन करेंगे। सेकंड चीज जो आपको इसकी नजर आ रही है वो ये है कि इट इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर बोथ टू बी फाउंड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। लिहाजा इस रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट मेंटेन हो जाएगी। ठीक है ना, और लिहाजा ये जो केमिकल रिएक्शन आपको गिवन होगा इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों पाए जाएंगे। अब आपने इसकी जस्टिफिकेशन में क्या ऐड करना है जी, तो इसकी स्टेटमेंट में आप लिखेंगे कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन that gives H2 and F2 gases। ठीक है जी। Moreover, forward and reverse reactions are taking place
simultaneously. Therefore, both reactants and products are likely to be found in this reaction. इतनी सी बस स्टेटमेंट आपने इसकी जस्टिफिकेशन में ऐड कर देनी है, तो उसमें आपका ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जी लास्ट में एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है कि कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिक क्रिस्टल COCl3 6H2O. When they are heated, water is evolved and they turn blue. Can you use cobalt chloride as a test for the water? Argue. यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जी। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन गिवन है जिसमें वो कहता है कि जो हाइड्रेटेड कॉपर क्लोराइड है ना, उसका कलर जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है? सॉरी, कॉपर क्लोराइड नहीं, कोबाल्ट क्लोराइड। तो अब इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा कि कोबाल्ट क्लोराइड को आप एक टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर होता है ये जब वाटर या मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। पहले तो ये याद रखिएगा कि एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड जो है ना, एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड कोबाल्ट क्लोराइड, ये ब्लू इन कलर होता है। अच्छा, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, यानी अभी तक इस पेपर ने या इस कंपाउंड ने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ या मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ, तो ये जिस कंडीशन में होता है ना कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड, उसको हम एनहाइड्रस कहते हैं। तो एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड जो है ना, उसका कलर ब्लू होता है। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है या नमी को, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो अगेन यहाँ पे यही कहा गया है कि अब जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है ये पिंक कलर का है। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने से इसमें से वाटर जितना भी है वो इवापोरेट हो जाएगा, पीछे खाली COCl3 रह जाएगा। तो ये जो हाइड्रेटेड था ना, ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड ये पिंक कलर में था। ठीक है ना। जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा? ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वाटर या मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने से इसके कलर के अंदर चेंज आता है, लिहाजा आप इसको एक इंडिकेशन के तौर पे, टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी कोबाल्ट क्लोराइड का कलर अगर ब्लू है तो इसका मतलब है ये एनहाइड्रस है, अगर इसका कलर पिंक है तो इसका मतलब ये है कि उसने वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब आप इसकी जस्टिफिकेशन में सिंपली क्या लिख सकते हैं जी? तो इसकी स्टेटमेंट में आपने जस्टिफिकेशन में लिखना है कि एनहाइड्रस COCl3 is blue in color in the presence of water or moisture. This paper starts to turn pink. So before using it as a precautionary measure का मतलब होता है एहतियाती तदाबीर के तौर पे, it is not taken out so that from moisture or even touching from our hands it may not capture water to turn its color pink. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के ऊपर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। फर्स्ट चैप्टर के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से अपने थिंक टैंक के क्वेश्चन को समझने में इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।